नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात एजुकेटर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे फिजिक्स पार्ट 14 की। सो फ्रेंड, वेलकम इन गुजरात एजुकेटर। टुडे वी शैल स्टडी फिजिक्स 14 पार्ट। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, गुजरात एजुकेटर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज ऑप्शन ए ल्यूमिनेक्स, ऑप्शन बी लक्स, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी वाट। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ल्यूमेन, लक्स, कैंडेला या फिर वाट। What is the right answer of this particular question? So friends, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है, ठीक है फ्रेंड्स। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ वेवलेंथ weighted power emitted by light source of a particle direction per unit solid angle based on luminous function, a standardized model of sensitivity of human eyes. The SI unit of luminous intensity is candela. फ्रेंड, जो ज्योति तीव्रता होती है ये प्रकाश स्रोत से निकली एक विशेष दिशा में जो है इकाई कोर की तकनीकी ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य की माप है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी जो मानक है यानी जो इसका मात्रक है वो जो है कैंडेला होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है इफ ए बम ड्रॉप फ्रॉम ए एयरप्लेन एक्सप्लोड इन मिड एयर, यानी जो कोई बम है किसी प्रकार का वो हवाई जहाज से छोड़ा जाए तो बम बीच में ही फट जाता है तो क्या होता है? इट्स कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज, इट्स टोटल एनर्जी इंक्रीज, इट्स टोटल एनर्जी डिक्रीज या इट्स टोटल मोमेंटम डिक्रीज। यानी इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसकी कुल ऊर्जा बढ़ जाती है या इसकी कुल ऊर्जा घट जाती है या इसका संवेग घट जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इट्स कैनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड। क्यों है भाई? आइए देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, कैनेटिक एनर्जी इज ऑब्जेक्ट ऑफ एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ द ड्यू टू द मोशन। यानी जो कैनेटिक एनर्जी है वो गति के कारण होती है, ठीक है। अगर कोई पिंड है और वो एक अवस्था से मतलब स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो उसे जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने की दशा में जो है वो गतिज ऊर्जा को ही कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है फैट कैन सेपरेट फ्रॉम मिल्क इन ए क्रीम सेपरेटेड बिकॉज। यानी जो क्रीम है सेपरेटेड दूध में से किसका कारण से अलग होती है? यानी जो क्रीम है दूध से अलग किस वजह से होती है? यानी दूध से हम क्रीम कैसे निकालते हैं? आपका है कोहेंसिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी ससंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्री बल या अपकेंद्री बल। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अपकेंद्री बल के कारण दूध से जो है
मक्खन या क्रीम अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अब केंद्रीय बल का जो आविष्कार है 1897 में हुआ था। ठीक है, बाय द टर्न ऑफ सेंचुरी द हेडर द डेयरी इंडस्ट्रीज मेकिंग द सेंट्रलाइज द डेयरी प्रोसेसिंग पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी फोर्स के कारण हम जो है दूध से घी या क्रीम को अलग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी जो बर्फ़ का द्रवनांक या क्वथनांक कितना होता है, या द्रव बिंदु कितना होता है। इंक्रीज, बर्फ़ जो है मेल्टिंग पॉइंट कितने पे होता है, इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी जो है अगर हम उसका दाब बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है, या दाब बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, या दाब बढ़ाने पर घटता है, या दाब बढ़ाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है यानी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, यानी जब हम प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ फ्रेंड्स, देखिए 0 डिग्री पर यानी 32 फ़ारेनहाइट और 273 केल्विन पर जो है बर्फ़ का जो है एक त्रिंकु बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है आइस पॉइंट होता है किसी भी वस्तु का, इसके नाम से इसको जाना जाता है। चले चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाई, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, डब्ल्यू रेंटोंग, एच बैंकरल, या एम क्यूरिस, मैडम क्यूरिस। इसमें से किसने रेडियो एक्टिविटी की खोज की? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर जी ने रेडियो एक्टिव की खोज की। सो फ्रेंड्स, एंटोनी हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए उनको जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, जिसके लिए उन्हें 1903 में जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इन द टेम्परेचर इनसाइड द रूम इज इंक्रीज्ड द रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी विल, यानी अगर कमरे के भीतर का जो तापमान है या टेम्परेचर है अगर बढ़ा दिया जाता है तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इनकी डिक्रीज, रिमेनिंग अनचेंज्ड, या नन ऑफ दिस? क्या फर्क पड़ता है इस पे? सब जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम कमरे के अंदर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो घट जाती है। ठीक है भाई, टेम्परेचर घटेगा तो आर्द्रता ऑटोमेटिक खत्म जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखो दिस इज द बिकॉज द टेम्परेचर इन द होम कैन बी मच द डिफरेंट देन द टेम्परेचर आउटसाइड। ठीक है, दिस इज द बिकॉज ऑफ द important relationship between temperature and how much maximum moisture कैन बी इन द एयर। बराबर, ठीक है फ्रेंड्स, यानी अगर हम कमरे का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो आर्द्रता है, सापेक्षिक आर्द्रता है, वो घट जाती है। अगर कमरे का टेम्परेचर हम कम करते हैं तो उसकी जो आर्द्रता जो है बढ़ जाती है, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि इन ए ट्रांजिस्टर द बेस, यानी जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें बेस कैसा होता है? एक अचालक होता है, न्यूनतम प्रतिरोध वाला होता है,
ए कंडक्टर ऑफ लो रेजिस्टेंस, ए कंडक्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, या एन एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर यानी एक बाहरी अर्धचालक होता है। यानी ट्रांजिस्टर में कैसा बेस होता है बताइए? ट्रांजिस्टर में कैसा बेस होता है? कुचालक होता है, या न्यूनतम प्रतिरोध वाला होता है, उच्चतम प्रतिरोध वाला होता है, या एक बाहरी अर्धचालक होता है? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है एन एक्जिस्टर सेमीकंडक्टर, यानी एक बाहरी जो है अर्धचालक होता है। सो फ्रेंड्स देखिए, a transistor the semiconductor device is used to amplify the switch the electric signal and the electric power of composed semiconductor material with the least 3 terminals for the connection to an external circuit। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हम एक बाहरी अर्धचालक को उसके अंदर जोड़ते हैं, ठीक है, तो ही वो उसका जो है बेस होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है नाइट्स आर कूलर इन द डिजर्ट देन इन प्लेन बिकॉज, यानी रेगिस्तान में रात का जो मौसम होता है वो दिन की अधिक तुलना में अधिक ठंडी होती है। यानी दोनों में टेम्परेचर में डिफरेंट क्यों होता है भाई? सैंड रेडिएट हीट्स मोर क्विकली देन द अर्थ, यानी जो रेत होती है पृथ्वी की तुलना में अधिक ऊष्मा की विकिरण या अधिक ज्वलनशील होती है, या फिर स्काई रिमेन द क्लियर मोस्ट द टाइम, यानी आसमान ज़्यादातर समय साफ रहता है, या स्टैंड एब्जॉर्ब द मोर देन क्विकली देन अर्थ, यानी जो रात में जो मौसम होता है वो दिन की तुलना में अधिक ऊष्मा को शीघ्रता से अवशोषित कर लेता है, या नन ऑफ द अबोव, या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन? सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैंड रेडिएट हीट मोर क्विकली देन द अर्थ, यानी जो बालू होती है वो ऊष्मा को जल्दी खोती है धरती के पीछे। भाई बालू जो होती है जल्दी ठंडी हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए जो डेजर्ट होते हैं नहीं, जो रेगिस्तान होते हैं वो गर्मी में यानी दिन में इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और रात में उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी डिटेल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है व्हेन वी हियर ए साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम, यानी जब हम कोई ध्वनि को सुनते हैं तो हम इसका स्रोत ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, कैसे ज्ञात करेंगे? वेव लेंथ ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तरंग दैर्ध्य के द्वारा। द ओवरटोन प्रेजेंट इन द साउंड, यानी ध्वनि में मौजूद ओवरटोन की वजह से। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता के कारण। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का जो आयाम होता है उसके कारण। किसके कारण हम ध्वनि के स्रोत को ज्ञात करते हैं? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द ओवरटोन प्रेजेंट इन द साउंड, यानी ध्वनि में जो मौजूद ओवरटोन होती है उसकी वजह से हम उसके स्रोत को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो, एन ओवरटोन इज एनी फ्रीक्वेंसी हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड यूजिंग द मॉडल ऑफ फॉरियर एनालिसिस। द फंडामेंटल एंड द ओवरटोन्स टुगेदर आर कॉल्ड पार्टियल। द हार्मोनिक्स और मोर precisely harmonics partial are partials whose the frequencies are integral the multiple of fundamental। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है ए बॉय इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड हिज इमेज, यानी एक लड़का है वो समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लड़के और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी क्या है?
यानी लड़का और उसके जो बीच में जो प्रतिबिंब बनना है उसके बीच की दूरी क्या है। ऑप्शन ए है 3 मीटर, ऑप्शन बी है 6 मीटर, ऑप्शन सी है 4.5 मीटर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 मीटर। वाई? क्योंकि फ्रेंड्स जैसे मान लो ये आपका एक समतल दर्पण है और लड़का यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो फ्रेंड्स इसका जो प्रतिबिंब होगा वो अंदर भी 3 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 और 3 जुड़ के कितना हो जाए 6 मीटर। तो लड़के और प्रतिबिंब में जहाँ पे बनना है अंदर उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, द इमेज द फॉर्म by the plane mirror is always virtual upright। ठीक है फ्रेंड्स, and of the same size as the object is the reflecting। a virtual image is copy and an object from the location from the which the light rays appear to come। ठीक है फ्रेंड्स, जो समतल दर्पण द्वारा जो अंदर जो बनी हुई आकृति होती है वो आभासी, सीधी और वस्तु के समान आकार की और समान लंबाई की होती है। आभासी प्रतिबिंब जो है वस्तु की छाया होती है। ठीक है, जो प्रकाश स्रोत और दर्पण के मध्य की दूरी के समान दूरी के समतुल्य होती है, समानुपाती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करके जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो हम आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट जरूर करके बताइए कि हम आपको कैसा पढ़ाते हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करते रहेंगे। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में हमारी क्लास को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको PDF चाहिए, फॉर PDF गो टू टेलीग्राम t.me/Gujarat Educator। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम कल जाके उसको जो है सारी PDF वहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।